हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार आप सभी को आप अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे सीरीज चल रही है, अगर हम बात करें तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी भारत का भूगोल हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जो लास्ट में टॉपिक चल रहा था, यानी सैटरडे को जो हमने लास्ट क्लास की थी उसकी, तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों ये क्या पढ़ रहे थे टॉपिक, प्रायद्वीपीय पठार, यानी भारत का प्रायद्वीपीय पठार, यानी पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय पठार कह लें या भारत का पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, टॉपिक जो चल रहा था वो है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जो है इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांट के पढ़ा था। जैसे कि इसको हम लोग जब पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने इसको आपको बताया कि इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक तो इसके अंतर्गत दो भाग आते हैं। पहला तो आता है प्रायद्वीपीय पर्वत या पहाड़ियाँ। ठीक है, या पहाड़ियाँ। ठीक है, भौगोलिक आधार पर दो है जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो प्रायद्वीपीय पर्वत या पहाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये मैंने पहली क्लास में आपको डिवीज़न करके दिखाया है सारी चीज़ें इसकी प्रायद्वीपीय पठार की क्लास में। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया कि जैसे हम लोग प्रायद्वीपीय पर्वत की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे हम लोग इसके अंतर्गत अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और अगर बात करें दोस्तों पूर्वी घाट, ये भी एक पर्वत जो है बहुत ऊंचा क्षेत्र होता है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सारे क्षेत्र पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, और जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ, अजंता, ठीक है, सतमाला, और जैसे बालाघाट, ठीक है, और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, ये सारी जो हैं हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, इसका डिवीजन कर देते हैं। फिर जैसे प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं मारवाड़ का पठार, मालवा का प्लेटू पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, इस तरीके से मेघालय का पठार। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों क्या है पठार को पढ़ते हैं। ये मैंने सारा डिवीजन लिखा हुआ है, खुद मैंने लिखा हुआ है। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं क्या है थोड़ा सा रिवीजन करा के जो टॉपिक है उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी कुछ पीछे चीज़ें लिखवा दी हैं एक एक चीज़। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, तो हम लोग इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं अरावली पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत, ठीक है, फिर जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, और फिर इसी तरह जैसे इसमें हम लोग पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को हम लोग देखेंगे। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पढ़ते हैं, ठीक है, पूर्वी घाट पढ़ते हैं। तो आज हम लोग दोस्तों पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट देखेंगे। फिर जैसे इसमें हम लोग नीलगिरी पहाड़ी पढ़ते हैं, तो हम लोग कल की क्लास में, मतलब अगर आज टाइम रहा तो इसको भी शुरू करेंगे, नहीं तो हम लोग कल यहाँ से शुरू करेंगे नीलगिरी पहाड़ी। और जैसे फिर इसमें कार्डमम हिल, ठीक है, कार्डमम पहाड़ी। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें बांट के पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक की क्लासेस कर ली हैं। इसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। कितनी क्लासेस दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की आज ये चौथी क्लास है, 3 क्लासेस पहली हो चुकी हैं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जरूर जाके पीछे की जो 3 क्लासेस को कंप्लीट करें, ताकि क्या है कि आप इसको समझ पाएं किस तरीके से पढ़ते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, प्री कम मेंस यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का चल रहा है। इसमें कोई भी कोताही नहीं होगी। बस आपको करना क्या रहेगा कि मैं जो काम दूंगा आपको वो करना है। एक तो रिवीजन करना है, दूसरा मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। जो भी मैं डायग्राम बनवाता हूं आपको वो डायग्राम बनाते चलना है। आपका एक अच्छा खासा नोट कंटेंट तैयार हो जाएगा और आपको ऐसा नॉलेज हो जाएगा ज्योग्राफी में, आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आपके ज्योग्राफी जो है ब्लड में सर्कुलेट करने लगेगी। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखो, ये टॉपिक मैं रोज रिवीजन मैं आपको क्या करता हूं, रिवाइज के तौर पर अगर इसको समझ ले, या रोज मैं ये बताता हूं। तो आज हम लोग दोस्तों पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पढ़ेंगे। ठीक है, इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता रहा था कि जैसे कि अगर हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने बता रखा कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको पहली क्लास जब आप देखेंगे तो आपको सारी कुछ प्रायद्वीपीय पठार की पहली क्लास से आप देखना शुरू करेंगे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उससे पहले भी आपको उत्तर भारत का मैदान है, हिमालय है, ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल से मैंने कराई हैं, उनको भी आप जरूर देखें। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट की। पहले हम लोग बात करेंगे पश्चिमी घाट। तो अब आपके कॉपी में जो भी पुराने बच्चे हैं वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे।
जहाँ से आपका पेज छूटा था आप वहीं से आगे लिख लेंगे, उसी के आगे जगह बची हो तो आप लोग डालेंगे पश्चिमी घाट। ठीक है, यानी इसको वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में अगर लिखना है तो आप इसको इस तरीके से वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट। हम बात करते हैं अब दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे और आपको एक चीज़ पता होगा कि मैं जो पॉइंट लिखाता हूँ फिर उसको समझाता भी हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट है कहाँ पर। तो जैसे कि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लें तो हम प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा ही बना के आपको दिखाते हैं कि जो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट ये है कहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ताकि आपको क्या है एक आइडिया लग जाएगा कि ये यहाँ पर है। कभी कभी मैप ऐसा हो जाता है कि बनता ही नहीं हो, कभी कभी एक ही बार बन जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का जो है भाग है दोस्तों, हिस्सा है। इसमें अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट दोस्तों क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विंध्यान पर्वत है, मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो ये विंध्यान पर्वत है। फिर इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के जस्ट नीचे से दोस्तों यहाँ इस तरीके से तापी नदी बहती है और तापी नदी के जस्ट दक्षिण से यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे एक इस तरीके से कुछ पठार सा आपको पहाड़ ऊंचा भाग मिलेगा। जैसे मैं इसको डिफरेंट पेन से बना दे रहा हूँ, इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको पश्चिमी घाट इस तरीके से आपको विस्तृत मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको फैला हुआ मिलेगा और नीचे ये बिल्कुल कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, नीचे एकदम नीचे तक गया है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट दोस्तों जो है वो महानदी डेल्टा है। जैसे कि अगर आप देखें ये महानदी है, महानदी डेल्टा के पास से दोस्तों क्या है इसका जो है विस्तार है, ये शुरू होता है और इस तरीके से ये कई भागों में इस तरीके से कटे हुए रूप में इस तरीके से आपको जो है ये जैसे बीच में आप देखेंगे यहाँ पर कि नीलगिरी पर्वत है यहाँ पे इस तरीके से, और नीलगिरी पर्वत से आके ये कनेक्ट हो जाते हैं। और मैंने बताया है पहली क्लास में कि दोस्तों पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को जो कनेक्ट करने वाली जो पहाड़ी है वो है नीलगिरी पहाड़ी। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो है ये पूर्वी घाट है। ठीक है, तो हर चीज़ को समझते हुए चलना है। मैंने आपको डायग्राम भी बनवा दिया, तो दोनों का आप पहले एक जगह पर डायग्राम बना लेंगे, फिर इसके बाद में हम लोग एक एक करके लिखते चलेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसकी लोकेशन समझ में आ गई कि ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। मैंने पूर्वी घाट ऐसे इसलिए बनाया काट काट के क्योंकि ये वास्तव में एक सतत श्रृंखला नहीं है। जैसे पश्चिमी घाट जो है एक सतत श्रृंखला है, ये कहीं से कटी छटी नहीं है। ये जो है ये दोस्तों ये सतत श्रृंखला नहीं है। ये जैसे महानदी है तो महानदी इसको काट देती है, गोदावरी है, गोदावरी इसके बीच से निकलती है तो क्या होता है इसको काट देती है। ठीक है, फिर कृष्णा है, कावेरी, तो ये नदियां इसको क्या होती है कहीं कहीं पे काट देती है, तो ये सतत रूप में इसलिए से नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया। तो ये तो दोस्तों इसकी मैप हो गई। मैप के बाद दोस्तों अब हम इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। पश्चिमी घाट हेडिंग हो गई होगी, अब आप लोग पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ। ठीक है, जो भी नए हैं वो समझ ले मेरी बात को कि मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। आपका एक अच्छा खासा नोट्स, अच्छा कंटेंट। और मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं, आप कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए ज्योग्राफी की, किसी एक बुक में आपको जो मैं मटेरियल लिखाने वाला हूं पढ़ाने वाला हूं वो कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बात करते हैं। तो पश्चिमी घाट को हम सबसे बात करते हैं तो पहला इसका विस्तार लिखें, तो इसका विस्तार लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। जो चीज मैं देखो यहाँ मैप में आपको हर चीज दिखाऊंगा, देखो दिखा दिखा कर सारी चीजें। तो मैंने यहाँ पहला बोला कि मैंने क्या बोला कि ये तापी नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, और ये जो होता है दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी, सॉरी दोस्तों, हाँ पश्चिमी जो तटीय मैदान, इसको तटीय मैदान बोलते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर विस्तृत है। तो इसका विस्तार लिखेंगे तापी नदी के दक्षिण से लेकर कहां तक दोस्तों, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहां पर है ये, तमिलनाडु। कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान के
पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर है। ठीक है, तो इसका देखो मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये उत्तर में कहाँ से, तो तापी नदी के यहाँ से शुरू होती है। दूसरी बात, फिर मैंने ये लिखा है कि कन्याकुमारी तक फैली है। और तीसरी बात, ये जो इसके पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान होता है। तो ये तटीय मैदान है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है। और ये इसके समानांतर फैली इसी तरीके से, तटीय मैदान भी ये पूरा इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि इसका विस्तार तापी नदी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैंने डायग्राम में बनाया वही आपको लिखाया भी। पॉइंट समझ में आ गया। फिर दूसरी बात, इसमें एक पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट इस तरीके से बना के लिखिएगा आप बिंदु बिंदु में। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कई पेपरों में पूछा गया है। सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। इसका विस्तार भारत के 5 राज्यों, ये भी लिखना है, इसका विस्तार भारत के 5 राज्यों कौन कौन से 5 राज्यों, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका विस्तार भारत के 5 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है ये पश्चिमी घाट। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसमें क्या लिखना है, तो हाँ, इस लिखना है इसके उत्तरी भाग में, अब कुछ चट्टाने के बारे में लिखने हैं। इसके उत्तरी भाग में अवसादी शैलें पाई जाती हैं। अवसादी, अभी मैं इसको समझा भी दूंगा। अवसादी शैलें तथा इसके उत्तरी भाग में अवसादी शैलें तथा दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट व निस प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। निस प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। इसके उत्तरी भाग में अवसादी शैलें तथा दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट व निस प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट को पहले आपको समझना है। इस पॉइंट को समझने के लिए हम बताते हैं आपको, जैसे कि आप जब भारत को पढ़ते हैं, जब देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस भाग में, जैसे मैं आज जो भाग बनाने जा रहा हूँ उसको आप देखिएगा ध्यान से। जो महाराष्ट्र वाला जो जितना पूरा इलाका है, महाराष्ट्र है, उत्तरी कर्नाटक है, और उत्तर पूर्वी जो कह दे है ना, उत्तर पश्चिमी जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर पश्चिमी, इस सारे भाग को दोस्तों दक्कन का पठार बोलते हैं। ठीक है, दक्कन का पठार बोलते हैं। और दक्कन का पठार आप सभी लोग जानते हैं कि किस सेल से बना हुआ है, वो अवसादी सेल से बना है। क्यों? क्योंकि वो ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ। और ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है, 2 प्रकार की सेलें, 2 प्रकार का लावा होता है, एक फेल्सिक लावा और एक बेसिक लावा। फेल्सिक लावा में दोस्तों आयरन मिनरल होती है, जिसमें बेसाल्टिक लावा की प्रधानता होती है। ये सारी चीजें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, बट ये जान लेना कि दक्कन का पठार जो होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अवसादी सेलों से बना हुआ है। और इसी वजह से दोस्तों क्या है, इसका उत्तरी भाग भी क्या है, वह दक्कन के पठार के हिस्से में आ जाता है। तो इसी वजह से उसका उत्तरी भाग दोस्तों क्या है, अवसादी सेलों से निर्मित है। तो मैंने इसीलिए ये पॉइंट लिखा है कि इसके उत्तरी भाग में अवसादी सेल है।
तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार किस सेल से बना हुआ है? तो अवसादी सेल से। तो इसी वजह से ये बात हो गई। दूसरी बात फिर में लगे दक्षिणी भाग ग्रेनाइट व निस्तर। तो नीचे तो भाई जाहिर सी बात है ग्रेनाइट व निस्तर जो है वो पुरानी चट्टानें होती हैं और ये पुरानी चट्टानें ही है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे क्या है, पुराना भाग है। ठीक है, अभी मैं इसमें लिखने वाला हूं कि यह प्रायद्वीपीय भाग का अपर्दित कगार है ना, यह प्रायद्वीपीय भाग का अपर्दित कगार है। यानी ये प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग था, जो प्रायद्वीप था, उसी के बार बार अपर्दित होने के कारण दोस्तों क्या हुआ, ये इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप समझ लेना है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टान है उसमें अधिकतम भाग में ग्रेनाइट व निस्तर प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। और यहाँ पे क्यों ग्रेनाइट व अवसादी पाई जा रही है, तो मैंने बता दिया है कि दक्कन का पठार है और दक्कन के पठार में क्या होता है, अवसादी सेलों का से बना हुआ दक्कन का पठार। और क्यों बना हुआ, क्योंकि वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। ठीक है, तो मैंने जब पहली क्लास आपको पढ़ाई है, जब इंडियन ज्योग्राफी का, जब फिजिकल ज्योग्राफी की जब पहली क्लास पढ़ाई, तो इसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो पिछली बैकलॉग क्लासेस हैं आप उनको जरूर कंप्लीट करें, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग सारी आगे हर चीज आप कनेक्ट कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे, मैं हर चीज यहाँ पे भी बताता हूँ, बट आप उसको पढ़ के तैयार रखेंगे तो आपका एक बेस अच्छे से कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटाल रहा हूं, अब मैं इसमें अगला पॉइंट लिखूंगा और मैं जितना ये लिख रहा हूं ना आपको एक एक शब्द सा लिख लेना है, क्योंकि पश्चिमी घाट का मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखिएगा। यूपीपीसीएस है में मेंस में भी क्वेश्चन दोस्तों इसके बारे में पूछा जा चुका है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको आराम से लिखते चलना है, एक एक पॉइंट को, पॉइंट एक भी मत मिस करना है इसमें जो मैं लिख रहा हूं। अब इसमें अगला पॉइंट जो मैं लिखाने वाला हूं दोस्तों, उसको लिखना है, यह प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित, अपर्दित मतलब वेदरिंग हुआ है, अपर्दित यानी कटाव छटाव से निर्मित हुआ, अपर्दित, या प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित कगार है। कगार मतलब क्या होता है, कुछ ऊंचा भाग। ठीक है, कगार है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित कगार, अपर्दित मतलब दोस्तों कटाव छटाव से, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो क्या है, उसका कटाव छटाव हुआ, तो इसी वजह से पश्चिमी घाट का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है तथा उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं, तथा उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं, अतः यह क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हॉट स्पॉट माना जाता है। अतः यह क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है। देखो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। अब जैव विविधता का मतलब क्या होगा, जहां पर बहुत सारे घना जंगल हो, पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हो, जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां हो, तो इस जब ये सारी वैरायटी होती है तो उसको हम लोग जैव विविधता बोलते हैं। और इस क्षेत्र में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है, क्योंकि क्या होगा, जैव विविधता का हॉटस्पॉट का निर्माण दोस्तों होगा तभी जहां पर, देखो अब वन है तो यानी अत्यधिक घना वन कहां पर होगा, जहां पे वर्षा बहुत अच्छी मात्रा में हो। क्योंकि पेड़ पौधों को अगर ग्रोथ करना है, अगर पेड़ पौधे को ग्रोथ कराना है, तो उसके लिए हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पहला, एक तो देखो लैंड फॉर्म्स तो दोस्तों करता ही करता है, दूसरा काम आता है दोस्तों पानी। अगर पानी की हमको सफिशिएंट मात्रा जहां पे रहेगी वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। दूसरी,
सनलाइट, क्योंकि जो संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसी के माध्यम से उनकी ग्रोथ भी होती है, उनकी वृद्धि होती है पौधों की। तो और इस जगह पर दोस्तों आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पे जो ये भाग है इधर वाले पे क्या होता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून जो चलता है, जैसे यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, ऐसे हवाएं चलती हैं, दक्षिण पश्चिम जो हवाएं चलती हैं वो क्या करती है, यहाँ आती हैं और ये पश्चिमी घाट क्योंकि ऊंचा है तो इसमें क्या होती है, टकराती हैं, और टकराने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये ऊपर चढ़ती है और यहाँ पे क्या होता है, बादल बना के और इसी भाग में वर्षा करा देती है। अब तो पहली बात, वर्षा तो हो गई दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी इनको पानी मिल गया। दूसरा काम क्या होता है दोस्तों, हमारे भारत के, जैसे मैं ये जो लाइन बना रहा हूं, हमारे भारत के जो मिड से एक रेखा निकलती है, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, जो होती है दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये मैंने पहली क्लास में पढ़ाया आपको। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या होता है दोस्तों, कर्क रेखा होती है जो हमारे भारत से गुजरती है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे का क्षेत्र, यानी ये वाला जो क्षेत्र यहां से लेकर, और 23.5 डिग्री साउथ वाला, यानी जो अर्थ है, अर्थ पे, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के बीच से दोस्तों क्या होता है 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, तो यहाँ पे एक होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे एक क्षेत्र एक होती है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ, इसको कैंसर बोलते हैं, यानी इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और इसको मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं कहां पे, ये साउथ। और ये जो क्षेत्र होता है, ये तीनों का जो लाइन का ये क्षेत्र है, इसको ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलते हैं, यानी इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है, सन की लाइट दोस्तों हमेशा पड़ती रहती है, और इस क्षेत्र में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और भारत देखो, भारत का जो निचला हिस्सा देखो 23.5 डिग्री से, और इसके नीचे से 0 डिग्री यहां से जाती है, 0 डिग्री नीचे से जाती है, तो यानी ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सन रेज भी हमको प्रॉपर मात्रा में मिलती रहती है, यानी हमें जो प्रकाश संश्लेषण चाहिए पौधों के लिए वो भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे एक तो बारिश हो रही है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए सन की लाइट्स मिल जा रही है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता यानी पेड़ पौधे होते हैं, और इसी वजह से इसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको बाद में ये जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाया जाता है तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट काम में आता है। मैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, बट पहले हम लोग ज्योग्राफी पे कॉन्सेंट्रेट। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। देखो मेरा मकसद क्या है कि आपको चीजें कंप्लीट नहीं कराना, आपको चीजें सिखाना है, आप चीजों को जानें, सीखें, कैसे कोई चीज होती है तो वो क्यों हो जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया जैव विविधता कैसे आती है, तो जैव विविधता दोस्तों उसे कहा जाता है जहां पे पेड़ पौधे की अधिकता हो और जीव जंतुओं की कई वेराइटीज हो, यानी पेड़ पौधों की वेराइटीज हो और जीव जंतुओं की। ठीक है, और फिर ये डेवलप कैसे होता है, तो जहां पर पानी की मात्रा पर्याप्त हो और जहां पर प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, वहीं पर ये सारी चीजें आपको डेवलप रूप में मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, यानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में ये इसका निर्माण ज्यादातर होता है। तो ये पॉइंट आपको आप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट दोस्तों लिखेंगे, अगला पॉइंट दोस्तों इसके बारे में तो हम थोड़ा सा लिखेंगे, क्या है इसके बारे में एक चीज लिख लें, जैसे कि मैं लिखा रहा हूं कस्तूरी रंगन, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कस्तूरी रंगन एवं माधव गढ़गिल, ठीक है, नामक समितियां पश्चिमी घाट से जुड़ी। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लिखा दिया, ये प्री का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी रंगन एवं माधव गढ़गिल नामक समितियां पश्चिमी घाट से संबंधित है, यानी इसकी जांच करने के लिए ये 2 समितियां बनाई गई थी, इसीलिए आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ इन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो इसलिए मैंने इनको दोनों का नाम लिख दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो गई इनके बारे में, फटाक से लिखेंगे। फिर मैं आपको इनके कुछ प्रमुख दर्रे के बारे में आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके कुछ दर्रे हैं दोस्तों जो आपको लिखने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अगला पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों हम पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। ठीक है, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। चलो पॉइंट यही है, अगला पॉइंट इसी में देखेंगे, क्योंकि मैं लिखा दे रहा हूं 4 ही दर्रे हैं, तो इसको लिखा देते हैं यहीं पे। तो पश्चिमी घाट के
पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। 4 दर्रे हैं जिनका नाम लिखना है, प्रमुख दर्रे। तो पहला है आपका थाल घाट। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका फर्स्ट जो दर्रा है वो है थाल घाट, थाल घाट। ठीक है, याद रखना है ये है कहाँ पर, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है, स्टेट भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लेंगे तो इस चीज़ का। और दूसरा ये क्या करता है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये पॉइंट भी आपको लिखना है, याद रखना है कि ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, नासिक से जोड़ता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फिर दूसरा जो दर्रा है इसी में, दूसरा दोस्तों कौन सा है, भोर घाट। थाल घाट, भोर घाट, ये दर्रा कहां पर है, तो ये भी आपको दोस्तों महाराष्ट्र में ही मिलेगा, ये भी आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगा। और ये क्या करता है, ये दोस्तों मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी भी आपको याद रखना है, पुणे से जोड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, फिर है दोस्तों तीसरा पाल घाट, पाल घाट दर्रा, पाल घाट, पाल घाट, ये याद रखना है। ये क्या करता है, ये दोस्तों आपको मिलेगा कहाँ पे, तो ये केरल में, सॉरी कर्नाटक नहीं, केरल में है। और इसके बारे में याद रखना है कि ये कोची को क्या करता है दोस्तों, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, ये सारे कनेक्टिविटी भी याद रखना है, मैंने इसीलिए दोस्तों आपको लिखाया। मैं आपको सारी चीज़ें सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, आपको इसी सिस्टम से याद रखना है और इसी सिस्टम से आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है। आप बुक्स पढ़ेंगे कंफ्यूज रहेंगे, कभी भी हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, ये याद रखिएगा। मैंने इसको बहुत सिस्टम से नोट्स बनाया है आपके अपने, और बहुत सिस्टम से आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक कनेक्ट कर करके बता रहा हूँ, क्योंकि आपको, मेरा मकसद है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, आपको दिमाग में याद रहे, लॉन्ग टाइम तक आप इसको लंबे समय तक याद रख सकें, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्तों सेशन देख रहे हैं, अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपको चीज़ें मेरी समझ में आ रही हो तो। और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें, और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम फिर चौथा, इसमें जो है सेनकोट्टा दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है, इसके बारे में क्या याद रखना है, तो ये दोस्तों क्या करता है, तिरुवनंतपुरम को, ये दोस्तों क्या करता है, ये तिरुवनंतपुरम को दोस्तों क्या करता है, तिरुवनंतपुरम को, तिरुवंत है दोस्तों, अंत नहीं, तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है, तो मदुरै से। मदुरै कहाँ पे है दोस्तों, तो तमिलनाडु, मदुरै से जोड़ता है, तो ये 4 दर्रे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और दर्रे हम लोग, हिमालय के जो दर्रे हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी क्लास करी हमने एक ठो, और ये अब ये दर्रे हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या है दोस्तों, ये 4 दर्रे पश्चिमी घाट से संबंधित है, जो आपको इंपॉर्टेंट था। तो ये अब दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी घाट होता है कंप्लीट। इसके बाद अब हम लोग अगला जो है वो करेंगे पूर्वी घाट। ठीक है, तो इसको लिखें, फटाफट शुरू करें। ठीक है, ठीक, तो ये बात हम इसकी कर चुके हैं, अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए अब हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, आप लोग पश्चिमी घाट। ठीक है, डायग्राम मैं इसलिए बना रख के छोड़ दिया है क्योंकि आपको समझाना रहेगा, तो बार बार डायग्राम बनाने से टाइम दोस्तों लॉस होता है थोड़ा सा, है ना। तो आपको क्या होगा, इससे मैं समझा सकूंगा बार बार आपको। तो अब आपका हेडिंग रहेगी दोस्तों पूर्वी घाट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, पूर्वी घाट, या इसको ईस्टर्न घाट भी बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट। ठीक, इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा, तो इसका पहली बात विस्तार हम देखते हैं।
ये विस्तार दोस्तों इसका अगर हम बात करें तो ये जो महानदी देखते हैं आप, ये महानदी घाटी के, ठीक है, इससे प्रारंभ होता है और ये दक्षिण में दोस्तों कहाँ तक कनेक्ट होता है, तो कन्याकुमारी तक, ये दोस्तों नीलगिरी तक। ये देखो मैंने दिखाया पश्चिमी घाट दोस्तों नीचे तक जा रहा है, बस पूर्वी घाट दोस्तों क्या है, नीलगिरी में आके रुक जाता है। तो ये नीलगिरी तक इसका दक्षिणी विस्तार है, और कहाँ से, उत्तर में महानदी डेल्टा से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक इसका विस्तार है। तो यही पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, इसका विस्तार पॉइंट, एक एक पॉइंट समझते हुए लिखते चलेंगे। इसका विस्तार उत्तर में महानदी घाटी से लेकर महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक है। नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी ये इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी पर्वत तक है। बहुत से लोगों को कनेक्ट समझ में आता है कि वो ये भी कन्याकुमारी तक पूरा नीचे तक नहीं, सिर्फ नीलगिरी पर्वत तक जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। देखो आप जितना क्लियर चीजें लिखेंगे ना, आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे मेंस में, ठीक है। इसका विस्तार उत्तर में महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक है, तो ये तक है, ये पहला पॉइंट है इसका, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द है ना, ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये पूर्वी घाट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको याद रखिए कि लोगों को क्लियर सॉरी दोस्तों ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये रहेगा, यह सतत श्रृंखलाबद्ध रूप में, इसको लिखेंगे फिर समझा दूंगा मैं आपको, श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं मिलता है, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां इसको जगह जगह पर काटती हैं, जैसी नदियां इसको जगह जगह पर काटती है। आपको एकदम लेह शब्द में लिखवा रहा हूँ, पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद है। देखा ये महानदी है, यहाँ से दोस्तों गोदावरी जाती है, ये कृष्णा जाती है और ये कावेरी जाती है। तो ये नदियां जब चार गुजर रही हैं, तो ये चारों नदियां क्या करती है, इस पहाड़ को, इस घाट को काट देती हैं। तो इसलिए मैंने लिखा ये श्रृंखलाबद्ध रूप में, यह सतत श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं मिलता है। फिर मैं बताया नहीं मिलता, तो कारण क्या है, तो क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जैसी नदियां इसको जगह जगह पर काटती हैं। पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम से मैंने इसलिए डायग्राम मिटाला नहीं था, क्योंकि डायग्राम ही आपको समझा पाएगा, टॉपिक लिखने से दोस्तों नहीं होगा। मैं इसलिए डायग्राम बनाकर चीजें आपको पढ़ाता हूं, ताकि आपको पॉइंट की क्लियरिटी रहे, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये लिखना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जिंदगढ़ा, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है, जिंदगढ़ा है, ठीक है, जिंदगढ़ा है, जो असम के, जो आंध्र प्रदेश के, सॉरी असम नहीं, जो आंध्र प्रदेश के की अराका घाटी में, कि आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में अराकू घाटी में स्थित है,
ठीक है, ये भी याद रखना कि अराकू घाटी कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ये देखो पॉइंट ऐसा नहीं है कि देखो कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को आपको कनेक्ट करके लिखा रहा हूँ ताकि आप हमेशा चीज़ों को याद रखें। पॉइंट एक एक चीज़ आपको पेपर से मिल जाएगी, बस आपको मतलब इस सिलेबस से मिल जाएगी, बस आपको रिवीजन करते रहना। पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से अगर 10 क्वेश्चन किसी भी पेपर में पूछा जाता है तो 8-9 आप आराम से कर लेंगे इस क्लास को करने के बाद। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, पीटी का हो चाहे वुमेन्स का। एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं पीटी के जो किसी के लिए पढ़ाना संभव नहीं है और विद्यार्थी के लिए पढ़ना संभव नहीं होता, वो एक दो ऐसे एक्सेप्शन होते ही होते हर पेपर में। तो अगर 10 पूछा जाता है तो 8 आप आराम से कर लेंगे और 9-10 भी हो सकते हैं, मगर 8 तो आप कर ही लेंगे अगर ये क्लास कर रहे हैं आराम से। ठीक है, तो आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें और कुछ ज़्यादा लिखने वाला नहीं है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसमें 3 ही 4 पॉइंट होते हैं दोस्तों, बाकी तो अब कुछ और पॉइंट है नहीं। मैंने कौन कौन से पॉइंट लिखा दिए मैं खुद ही देख लूँ पहले। इसका विस्तार मैंने लिखा दिया, इसका ये लिखा दिया। ठीक है, तो चलो इसमें एक और लिख लो, मिटाल के मैं ऊपर लिख देता हूँ इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो, पूर्वी घाट एक बंद पहाड़ है। अब मैं इस डायग्राम को अभी एक और पॉइंट समझा के ही मिटा लूंगा। चलो ठीक है, इसको लिखो, यह एक बंद पहाड़ है। देखो पूर्वी घाट एक बंद पहाड़ है। अगला पॉइंट लिखना है, पूर्वी घाट एक बंद पहाड़ है। ठीक है, जिसे निम्न नामों से जाना जाता है। ये लिखो, पहाड़ है इसलिए इसे स्थानीय नामों इसे विभिन्न भाग इसलिए इसे स्थानीय नामों जैसे सेवराय पहाड़ी और सेवराय के बाद, देखो मेरा नाम से निकल गया, सेवराय के बाद जावेदी पहाड़ी। ठीक है, सेवराय, जावेदी और नल्ला माइल पालकोंडा है ना, तीसरा पालकोंडा पहाड़ी और चौथा नल्ला मलाई पहाड़ी। ये मैं आगे अभी एक बार और पढ़ाऊंगा इनको, आपको नल्ला मलाई आगे एक बार और पढ़ाऊंगा अभी इन सब को, बट अब यहाँ भी लिख लीजिए नल्ला मलाई पहाड़ी। जैसे स्थानीय नामों जैसे से जाना जाता है, ऐसे लिख लो, से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों पूर्वी घाट की बात। ठीक है, पूर्वी घाट की बात हो गई। अब कल जो मेरी क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों पूर्वी घाट। ठीक है, बात हो गई। कल क्लास हम लोग करेंगे दोस्तों नीलगिरी, अन्नामलाई और भी जो छोटी छोटी चोटियां हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियां, यानी कल हम लोग अगर बात करेंगे तो कल हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण चोटियां और पहाड़ियां। ठीक है, तो कल हम लोग ये पूरा एक जो क्योंकि टॉप चोटियां और पहाड़ियों से भी टॉप आता है क्वेश्चन, अब पूछा जाने लगा है ज्योग्राफी में, तो कल का जो सेशन रहेगा वो हमारा दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण चोटियां एवं पहाड़ियां और जो रेंजेस हैं उनको हम लोग स्टेट वाइज, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर पोर्ट रहेगा, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ी में लिखा है मैंने, जैसे केजीएफ जो पिक्चर बनी मूवी कोलार पहाड़ी वो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें दोस्तों पठार में ही। ऐसे ही फिर मैंने आपको जैसे गाविलगढ़ नहीं पढ़ाया है, बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बहुत सारी पढ़ाई जो चोटियां अभी नहीं पढ़ाई हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में ही आती हैं। तो अब हम लोग कल क्या है, जो कल का टॉपिक रहेगा वो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं और जो पहाड़ियां हैं और जो रेंजेस हैं उनको देखेंगे। अभी तो मैंने वो चीज़ें पढ़ी जहाँ से क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। अब जो कल का टॉपिक रहेगा वो पीटी से रिलेटेड रहेगा और वो फैक्चुअल ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखेंगे।
और आपसे दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूं वो आपको मिल जाए। और आपको दोस्तों इसी तरीके से ही पढ़ना है। आपको अगर अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छा अगर आप पेपर चाहते हैं आपसे निकले, क्योंकि अब पेपर कोई भी हो, सारा पेपर का जो जितने भी पेपर हो रहे हैं आजकल मैं देख रहा हूं, उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया जीएस के लेवल पर, क्योंकि अब वो ऊपर सतही ज्ञान नहीं पूछते हैं। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, वो लोग थोड़ा डीप जाने लगे। तो अब आपकी भी जरूरत है कि आप भी थोड़ा डीप जाके पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उसको थोड़ा टाइम दें, उसको थोड़ा सा टाइम दें, ताकि आप अच्छे समझ पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए, और फिर क्या हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे आता है तो आप कर सकें। अदरवाइज आप अगर फैक्चुअल चीज़ें के पीछे अभी भी भागते रहेंगे तो आपका दोस्तों नुकसान होता रहेगा और आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर रहेंगे। ठीक है, ऐसा मैं दोस्तों आपसे नहीं चाहता कि आप सिलेक्शन से दूर रहें, बट दोस्तों सच्चाई यही है, और इस तरीके से मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और जब इस तरीके से मेहनत आप करेंगे तो आपको 100% हर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ये ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ या आप कोई अदर्स किसी भी सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हो, आप एकदम सेटिस्फेक्शन के साथ पढ़िए, इसी तरीके से पढ़िए। आप खुद से नोट्स बनाइए, ज़्यादा पीपीटी के चक्कर में मत पढ़िए, ज़्यादा बुक्स पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए। बुक्स मैंने बताया कि आपको एक बुक्स जरूर पढ़नी, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की कोई भी एक बुक्स खरीद लीजिए जिसमें आपको सफिशिएंट मैटर मिल जाए, किसी भी राइटर की हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं महेश वडवाल की आपको रिकमेंडेड करता हूँ, या राजीव माजिद हुसैन की, आप एक बुक पढ़ लें, ले लें। क्यों? क्योंकि जैसे मैं इंडियन ज्योग्राफी की एक करा रहा हूँ, अब यहाँ आज जैसे मैंने पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पढ़ाया, तो उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें रहेंगी जो पश्चिमी घाट रिलेटेड, आप उसको पढ़ें, उसमें और देखें क्या चीज़ें मिलती, कुछ मिल जाता तो ऐड कर लिया, वरना वैसे तो मैंने जितना पढ़ाया है आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, एक बुक में नहीं मिलेगा, ये गारंटी। बट आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको हमेशा रिकमेंडेड करता हूँ। मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़ना चाहिए, बुक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और नोट्स को अच्छे से खुद से बनाना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप पीपीटी के चक्कर में रहेंगे तो आप दोस्तों अपना नुकसान कर रहे हैं और आप ना अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा बोला, अदरवाइज मुझे ठीक है बोलने का ज़्यादा वो नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलेंगे, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, तो कल मिलेंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद।